अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम इकॉनमी इन फोकस। मैं हूं आपकी मेज़बान नताशा हसीब। नाज़रीन, आज सबसे पहले मार्केट की बात करेंगे। अगेन ऑल टाइम हाई मार्केट ने आज पंच किया, 94,000 का ऑल टाइम हाई इंट्राडे हाई में टच किया और फाइनली क्लोजर 93,600 एंड देयर अबाउट क्लोजर रहा। इट मीन्स कि अगेन मार्केट अपने हायर साइड पे मौजूद है। आज वीक का आगाज़ है, मंडे का दिन है और आज के ओवरव्यू में मार्केट में अगेन हम कह सकते हैं सेलिब्रेशन देखी जा रही है। साथ साथ 94,000 का लेवल फर्स्ट टाइम इंट्राडे हाई में टच करना इस बात की गमाजी करता है कि आने वाले दिनों में मार्केट के नंबर्स बहुत हायर साइड पे जाने वाले हैं। तमाम सनती पहिए चल रहे हैं जिसका इम्पैक्ट हमारी मार्केट इन्फ्लुएंस ले रही है लाजमी तौर पर। और साथ साथ अगर हम बात करें कुछ सेक्टर्स हैं जिनकी परफॉर्मेंस से तमाम मार्केट में इन्फ्लुएंस देखा जा रहा है। वाज़े तौर पर आज हम उसमें से एक सेक्टर की बात करने वाले हैं। IT सेक्टर के हवाले से आज हम डिटेल डिस्कशन करेंगे कि IT सेक्टर की परफॉर्मेंस कितना ज़्यादा एक सेंटिमेंट क्रिएट कर रही है। अगर हम एक्सपोर्ट के नंबर की बात करें या हम बात करें ओवरऑल फिस्कल ईयर की जो अभी स्टार्टिंग हुई है एक्सपोर्ट, उसमें IT सेक्टर की एक्सपोर्ट में तकरीबन 42% से अबव इजाफा देखा गया है। जस्ट फर्स्ट क्वार्टर के नंबर्स की बात कर रहे हैं। इट मीन्स कि अभी तो पूरा साल बाकी है, पूरे साल के अंदर अभी पूरे टारगेट्स बाकी हैं। इसके साथ साथ प्राइम मिनिस्टर साहब का इनिशिएटिव है कि IT सेक्टर अब से कुछ 3 साल बाद यानी कि अब से 3 साल के अंदर अंदर अपनी जो एक हम कह सकते हैं एक्सपोर्ट है वो $30 बिलियन से अबव कर लेगा। इट मीन्स कि IT सेक्टर इंडिविजुअली इतना पावरफुल, इतना ज़्यादा उसके अंदर पोटेंशियल मौजूद है। तो आज हम ये डिटेल डिस्कस करेंगे IT सेक्टर, टेलीकम्युनिकेशन सेक्टर के हवाले से इनकी डायरेक्शंस क्या हैं, प्रोजेक्ट्स क्या हैं, डिजिटाइज के हवाले से क्या काम हो रहा है और कितना ज़्यादा काम होना बाकी है। और साथ साथ अब IT सिर्फ IT सेक्टर तक महदूद नहीं बल्कि तमाम सेक्टर्स के अंदर इसका कोई ना कोई काम है। और चाहे वो बैंकिंग हो, चाहे वो टैक्सेशन सिस्टम हो, हर चीज़ के अंदर, एग्रीकल्चर के अंदर भी इवन IT देखी जा रही है। तो आज हम ये डिटेल डिस्कस करेंगे। गवर्नमेंट के जानिब से जो इनिशिएटिव IT के लिए लिए गए, टैक्स हॉलीडेज़ के ऐलान किए गए, 2025 तक टैक्स हॉलीडे है और IT के लिए ये लेवरेज है। पेमेंट्स के हवाले से आसानी पैदा की गई कि कितनी पेमेंट्स रख सकते हैं वो यहाँ, कितनी पेमेंट्स वो बाहर रख सकते हैं, कैसे वो अपनी पेमेंट सिस्टम को बेहतर बना सकते हैं। तो गवर्नमेंट की जानिब से वक्तन बवक्तन ये तमाम जो हम कह सकते हैं इनिशिएटिव्स या मेजर्स लिए गए जिससे IT सेक्टर की एक्सपोर्ट और IT सेक्टर के कामों में इजाफे की जो हम कह सकते हैं कि वो तमाम जो है वो चीज़ें बनी। और साथ साथ अगर प्राइम मिनिस्टर साहब की बात करें तो अभी हम सऊदी अरब में देख रहे हैं, प्राइम मिनिस्टर साहब वहाँ मौजूद हैं रियाद में और साथ साथ ये समिट जारी है। साथ साथ चीज़ें जो है वो बैक टू बैक इंटरनेशनल लेवल पे यानी कि हमारे रीजन के अंदर जो हम बात करें कि हम कनेक्टिविटी की बात करते हैं या रिलेशनशिप की बात करते हैं तो हमारा काम जारी है, हमारी इकोनॉमिक डिप्लोमेसी जारी है, हम अपने कंट्री के लिए काम कर रहे हैं। अब आइडिया ये है कि एक्सपोर्ट कैसे बढ़ानी है और आने वाले दिनों में जो जितने ज़्यादा डेट ट्रैप्स हैं उनको कैसे ख़त्म करना है। सो वी हैव हेयर वेरी एक्सक्लूसिव पैनल। आज हम अपने जो पैनलिस्ट हैं उनका तारुफ कराते चलें। मतीउर रहमान साहब, डॉक्टर मतीउर रहमान साहब ने हमें ज्वाइन किया है। आप माहिर माशियात हैं, हमारे साथ मौजूद हैं, उनको वेलकम करते हैं। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू द शो। और हमारे साथ मौजूद है मोहम्मद याहिया बाजवा साहब, उनको भी वेलकम करते हैं। आप टेक्नोलॉजी एंड पॉलिसी एक्सपर्ट हैं, सो वेलकम टू द शो। और अब से कुछ देर बाद सलमान नकवी साहब भी हमें ज्वाइन करेंगे, उनको भी खुशामदीद कहेंगे, आप ओवर कॉल होंगे। सो प्रोग्राम का बाकायदा आगाज़ करने से पहले मैं चाहती हूँ कि आज के मार्केट अपडेट्स की जो डिटेल्स हैं वो हम अपनी स्क्रीन्स पे देखें कि आज की मार्केट का ओवरव्यू क्या रहा और आज की मार्केट में कितने सेंटिमेंट्स जनरेट हुए, क्या क्या चीज़ें स्टार्ट से जो है वो पोजीशन लेती हुई दिखाई दी। 100 इंडेक्स आपकी स्क्रीन पे ओपन हुई मार्केट 93,291.68 के लेवल पे मार्केट का आज आगाज़ हुआ और हायर साइड पे मार्केट गई। ये देख सकते हैं आप, ऑल टाइम हाई साइड पे आज मार्केट देखी जा रही है 94,020.02, लोअर वाज 93,318.91, जस्ट मोर और लेस ओपनिंग साइड पे ही जो लोअर देखा वो देखा गया एंड फाइनली क्लोजर 93,648.32 यानी कि 356.64 का गेन देखा गया। अच्छा, ये जो एक बुल रन देखा जा रहा है या फिर ये जो एक बुलिश मार्केट देखी जा रही है, ये आज की इतनी ज़्यादा रैली हम नहीं कह सकते। आज ये एक फ्लैट नोट है, इस फ्लैट नोट के अंदर काफ़ी पॉजिटिविटी है। सो अगेन हम इस तेज़ी के ऊपर भी डिस्कशन करेंगे, मगर मैं चाहती हूँ कि डॉक्टर मतीउर रहमान साहब से इकोनॉमिक ओवरव्यू लेते चलूँ। सो वेरी वार्म वेलकम। आप मुझे ये बताएं मतीउर साहब कि हमारे पास जो इकोनॉमिक रिवाइवल के लिए पॉलिसी बनाई गई और इन तमाम पॉलिसीज़ का आइडिया ये था कि मुल्क के अंदर एक्सपोर्ट के नंबर्स को बढ़ाना है, डेट्स कम करने हैं, टैक्सेशन सिस्टम कंट्रोल करना है और उसको फिस्कल डिसिप्लिन के पॉइंट ऑफ व्यू से देखकर बढ़ाना है।
कैसे देखते हैं ये तमाम चीज़ें, और साइड बाय साइड और क्वार्टर बाय क्वार्टर एक तरीके से मेजर बनाए गए, तरीके से ये चार्ट डिज़ाइन किया गया और ये क्लीशेस फाइनली अब हमें रिजल्ट्स दे रहे हैं, कैसे देखते हैं? आपका बहुत शुक्रिया जी, आपने प्रोग्राम पे बुलाया। बिल्कुल आपने ठीक कहा, ये जो एक गवर्नमेंट की बड़ी सिस्टमेटिक अप्रोच हमें नज़र आती है, जो कि सेक्टोरल भी है और ओवरऑल फिस्कल कंसोलिडेशन को लेके भी जो मेयर्स हैं, टैक्सेशन के लेके, रेवेन्यू को लेके, वो सारे वो एक लाइन में हमें नज़र आते हैं और उसमें हमें पता चलता है कि गवर्नमेंट की जो कोशिशें हैं वो आखिरकार रंग ला रही हैं और एक स्टेबलाइजेशन का फेज़ जो है जिसमें हमारी इकॉनमी अब दाखिल हो चुकी है। तो ये तो एक हमारे यहाँ चल रहा है इस चीज़, और इसको अगर हम इसी तरह चलते देने दें तो कुछ अरसे में हम देखेंगे कि हमारी इकॉनमी खुद इंशाल्लाह अपने पाँव पे खड़ी होगी और एक अच्छी इकोनॉमिक ग्रोथ को अचीव कर लेगी। तो ये एक अच्छा साइन है कि गवर्नमेंट की जो एफ़र्ट्स हैं, चाहे वो पॉलिसी लेवल पे हैं, चाहे वो किसी इंटरवेंशन पे हैं, वो अपना एक तरह का असर दिखा रही हैं। वो मार्केट्स में दिखा रही हैं, जैसा कि आपने स्टॉक मार्केट की बात की, वो प्रोडक्शन सेक्टर में दिखा रही हैं, आपकी एक्सपोर्ट्स मैन्युफैक्चरिंग की जो हैं वो बढ़ रही हैं, आपकी इन्फ्लेशन रेट्स कम हो रहे हैं। अभी आप आईटी का तारुफ करवा रहे थे, तो उस सेक्टर में भी आप देखिए कि किस हद तक कितनी अच्छी एक्सपोनेंशियल ग्रोथ आ रही है। सो ओवरऑल एक अच्छी डायरेक्शन में आपकी पूरी इकानमी आ गई है, और वो जो गवर्नमेंट्स की एफर्ट्स हैं, थैंक गॉड, वो थैंकफुली थोड़ा सा उनका वो हमें रंग नज़र भी आता है एक पॉजिटिव शक्ल। बिल्कुल, क्योंकि ये बड़े एक अनपॉपुलर डिसीजंस थे, फिर मैं दोबारा इसको डिस्कस करूंगी यकीनन, और इतना ज़्यादा एफर्ट करना और हम कह सकते हैं कि अपनी सियासत से हटके रियासत के लिए काम करना, ये बहुत मैटर करता है। मैं मोहम्मद याया साहब से पूछूंगी, ये बताइए कि आईटी सेक्टर एक गेम चेंजर साबित हुआ। आईटी सेक्टर की बात करें तो अब जो हमारे पास उसके पर्क्स आ रहे हैं, यानी कि फ्रीलांसर्स, हमारे यंगस्टर्स के लिए एक उम्मीद, ये तमाम चीज़ें हमारे सामने ऑन कार्ड्स हैं। तो क्या लगता है आपको आईटी सेक्टर किस किस्म के हमें पर्क्स दे सकता है नियर फ्यूचर, और जो 3 साल के लिए टारगेट सेट किया गया है तो कितना बेनिफिशरी हो सकते हैं, खासकर हमारी यूथ, हमारे यंगस्टर्स? थैंक यू सो मच। सबसे पहले ज़रा आपने ख़ुद ही बयान किया कि आईटी सेक्टर के हमें कुछ पर्क्स नज़र आ रहे हैं, ये अभी सिर्फ शुरुआत है। जी जी। और आईटी में एक चीज़ हम कहते हैं स्केलेबिलिटी और एक्सपोनेंशियल ग्रोथ कहते हैं, हमें इसकी इंतहा का नहीं पता कि कहाँ तक जा सकती है। कुछ आसान अल्फाजों में बयान करता हूँ कि आईटी से एक आम बच्चे को शहर से में बैठा हुआ या फिर रूरल सेक्टर में बैठा हुआ है, उसको एक्सेस मिल गया, वो अपना काम कहीं से बैठ कर सकता है, कहीं से भी कर सकता है। मैं काफ़ी यंगस्टर से इंटरेक्ट करता हूँ, छोटे छोटे फ्रीलांसर होते हैं, काम कर रहे होते हैं, जब मैं उनसे पूछता हूँ कौन से शहर से हैं, यकीन माने कई जगह का मुझे पता भी नहीं होता, मेन स्ट्रीम छोड़े वो तहसील लेवल पे भी नहीं होते हैं, रूरल सेक्टर के होते हैं। सिंध के कई ताल्लुका और बहुत गाँव के होंगे और बहुत ज़बरदस्त वीडियोग्राफर होंगे, ग्राफिक डिज़ाइनर्स होंगे, और उनके पास स्किल होगा और वो दुनिया में अपना काम कर रहे हैं। तो ये तो हम देख रहे हैं ग्रास रूट में एक चेंज जो आ रहा है, तो इसलिए हमें इसके इंतहा का नहीं पता हमें इसके, लेकिन ये ज़रूर पता है कि गेम चेंजर है और इसमें बहुत 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 कुछ करने वाला है और बहुत पॉसिबिलिटीज़ हैं और ऑप्शंस हैं हमारे पास। राइट, आपने सही फरमाया। अच्छा, मैं एक और चीज़ पूछना चाहती हूँ कि हमारे यंगस्टर्स हैं, उनके लिए इंटरनेशनली थोड़ा सा हंट करना अपने काम को कैसा दिखाई देता है? मींस के दे आर इजी ऑन हंटिंग, या फिर वो थोड़ा सा डिफ़िकल्टी होती है अभी, क्योंकि थोड़े से अगर हम नेबरहुड की बात करें तो बहुत बड़ी मार्केट है, आपने एक्सपोनेंशियल ग्रोथ की बात की है, तो क्या लगता है कि हमारे फ्रीलांसर अभी कम्पिटिटिव हैं, अभी वो बिल्कुल अप टू द मार्क हैं? बहुत अच्छा सवाल है। आई थिंक आईटी में ये काफ़ी अर्सा ये मसला रहा है, लेकिन इसका मसले का काफ़ी हद तक सॉल्व भी किया जा रहा है। वो कैसे किया जा रहा है कि इंटरमीडिएट्स आ रहे हैं। इंटरमीडिएट्स कैसे आ रहे हैं कि जिनको सेल्स का काम आता है आईटी में, वो एक सेपरेट एंटिटी के तौर पे सामने आ रहे हैं, ताकि वो फिर जो फर्दर डाउन द लाइन फ्रीलांसर्स हैं उनको फैसिलिटेट कर पाएँ। इतना एफिशिएंटली अभी नहीं हो पा रहा, लेकिन ये एक बहुत बड़ी मार्केट ये भी इंटरमीडिएट्स की इमर्ज हो रही है पाकिस्तान में। राइट। लेकिन एक्सेस में ये एक मार्केट फोर्सेस ही हैं जो अब इवेंचुअली बच्चों को फोर्स करेंगे कि छोटे छोटे मज़ीद स्किल्स सीखें। मिसाल के तौर पे कम्युनिकेशन स्किल, जिसकी तरफ आप इनडायरेक्टली पुश कर रही थी कि शायद बच्चों को वो स्किल कम्युनिकेशन के ना आते हों, सेल्स पिच करने के लिए। लैंग्वेज बैरियर की बात कर रहे हैं। लैंग्वेज बैरियर इज़ वन ऑफ द थिंग, प्रेजेंटेशन स्किल होते हैं, फिर झिझक होती है बात करने की, ये लेकिन चीज़ें पास्ट की हैं। अभी बच्चे को पता है कि उसने ये चीज़ें करनी है, उसको अपनी वीकनेसेस का पता है, उसको ये भी पता है कहाँ से सीखनी है, नहीं कर पाएगा तो उसको ये पता है कि हु टू रीच आउट जो उसकी हेल्प कर सकता है। तो
تو آئی تھنک اپرچونٹی یقیناً آئی ٹی سیکٹر کے جو لوگ ہمیں دیکھ رہے ہیں ان کو آج بہت ساری انفارمیشن ملنے والی ہے. میں آئی ٹی کے حوالے سے فردر بھی بات کروں گی اور سلمان صاحب بھی ہمارے ساتھ ہوں گے تو ان سے بھی بات چیت ہوگی, لیکن میں مطیع الرحمان صاحب سے پوچھتے چلوں. ڈاکٹر صاحب, ایک طرف جب ہم اکانومی کی بات کرتے ہیں تو صرف ایک سیکٹر کے اوپر ڈپینڈنسی اکانومی کی نہیں ہوتی. ہم آئی ٹی سیکٹر کو آج ڈسکس تو کر رہے ہیں, لیکن ہمارے پاس ٹیکسٹائل بھی ہے, فینومینل گروتھ. ہمارے پاس رائس بھی ہے, ایگریکلچر سیکٹر ہے, فینومینل گروتھ. یعنی کہ ہم جو گورنمنٹ دیکھتی ہے وہ گورنمنٹ تمام سیکٹرز کے اندر ایک گروتھ کو جو ہے وہ کیلکولیٹ کر رہی ہوتی ہے. تو کیا لگتا ہے آپ کو کہ آئی ٹی سیکٹر تو بڑا گیم چینجر ثابت ہو رہا ہے, ایگریکلچر بھی یہاں پر ایک گروتھ دیکھی جا رہی ہے, تو ساتھ ساتھ کون سا سیکٹر ہے مزید جو آپ دیکھتے ہیں ان تمام میں ڈومیننسی آ جائے گی اس کے اندر؟ آئی ٹی کی اچھی بات یہ ہے, ہم اپنی زبان میں کہتے ہیں کہ آئی ٹی محض آئی ٹی نہیں ہوتا, اس کو آئی ٹی ای ایس بھی بولا جاتا ہے کہ آئی ٹی انیبلنگ سروسز. نہ صرف آئی ٹی اپنی ذات میں ایک اچھا شعبہ ہوتا ہے بلکہ وہ اپنے ساتھ انیبلنگ سروسز بہت سی لے کے آتا ہے. اس کی آپ یہ ایگزامپل دیکھیے کہ ابھی اسموک کو کنٹرول کرنے کے لیے جیسے میڈم مریم نواز شریف نے وہ جو ٹیکنالوجی, جو نئی ٹیکنالوجی ایک طرح کی انٹروڈیوس کروانے کی کوشش کی ہے, جو اسموگ والے ایریاز ہیں, کہ یوز آف آئی ٹی شوڈ بی مور, اس ایگریکلچر ریلیٹڈ مشینری وہ کرنے کی کوشش کی ہے. تو جتنے بھی باقی سیکٹرز ہیں آئی ٹی ان کو انیبل کرتی ہے کہ وہ اپنی ہائی گروتھ کو اچیو کر سکے, چاہے وہ ٹیکسٹائل ہو, ایگریکلچر ہو, مینوفیکچرنگ ہو, کوئی بھی چیز آپ اٹھا لیجئے. تو اس کا گرو کرنا محض آئی ٹی کی اپنی گروتھ نہیں ہوگی, یہ آپ کی باقی سیکٹورل گروتھ کو بھی بہت اچھا کنٹریبیوٹ کرے گا یہ سیکٹر, اور جو کہ کر بھی رہا ہے. تو جو آپ نے ابھی بات کی ہے کہ عام جو ایک ینگ نوجوان ہے تو وہ تو الحمدللہ پاکستان میں بیٹھا اس وقت گلوبلائزڈ ورلڈ میں بیٹھا ہوا ہے نا, ایز لانگ ایز وہ انٹرنیٹ کے ساتھ کنیکٹڈ ہے. ہم دیکھتے ہیں کہ آن لائن کتنے پلیٹ فارمز ہیں جہاں پہ ہمارے جو نوجوان ہے وہ اپنے آن لائن سروسز جو ہیں آئی ٹی ریلیٹڈ وہ دے رہے ہیں. اور یہ جو ہم بار بار بات کرتے ہیں ایکسپوننشل گروتھ کی, یہ پرائمیرلی تو ہمارے انہی نوجوانوں کا کنٹریبیوشن ہے اس ملک کی اکانومی میں جو اس کو اتنا بڑھا رہا ہے. ایس آئی ایف سی کا بڑا ایک بہت امپورٹنٹ رول ہے جو کہ آئی ٹی کی ہم کہہ سکتے ہیں کہ تیز رفتاری یا آئی ٹی کی جو سیکٹر ہے اس کے جو ایشوز تھے اس کو ٹیکل کرنے کے لیے اور نوجوانوں کو ٹرین کرنے کے لیے, تو ایس آئی ایف سی کے اندر کافی آئی ٹی سیکٹر کو فوقیت دی گئی. میں سلمان صاحب سے پوچھنا چاہتی ہوں, سلمان نقوی صاحب, ویری وارم ویلکم. سر یہ بتائیے کہ اکانومک حالات ہماری گورنمنٹ کے انیشیٹو اور خاص کر پرائم منسٹر صاحب کی کاوشیں کتنا امپورٹنس رکھتی ہیں جو آج ہم مارکیٹ کا اوور ویو دیکھتے ہیں, یا آج ہم اکانومک نمبرز دیکھتے ہیں, یا ہمارا جو فرسٹ کوارٹر ختم ہوتا ہے تو اس کے ریزلٹس دیکھتے ہیں. ان آل پرسپیکٹیو کیا سمجھتے ہیں آپ, کیسی ابھی جو پرفارمنس ہے وہ اوور آل ہے؟ سلمان نقوی صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. چلیں میں یحییٰ باجوہ صاحب سے ہی پوچھتی ہوں. مجھے یہ بتائیں یحییٰ صاحب کہ ٹیکنالوجی کی بات ہو رہی ہے تو آئی ٹی سیکٹر میں ابھی ینگسٹرز کا کیا رجحان ہے, کتنے ینگسٹرز ہیں, کیونکہ ایک ریس ہے اور پریفرنس یہ دیکھی جا رہی ہے کہ آئی ٹی سیکٹر کو چوز کرنا ہے کریئر میں, تو کیا لگتا ہے ابھی؟ میں اس کا بڑا اچھے سے جواب دے سکتا ہوں. میں پڑھاتا بھی ہوں بچوں کو, تو ریس جس طرح آپ نے صحیح کہا کہ ریس اتنی لگی ہوئی ہے کہ بچوں کو یہ سمجھانا پڑتا ہے کہ آپ آئی ٹی میں بھی کون سی ڈومین پکڑیں. جی. تو اس میں بھی بہت زیادہ ڈومین ہے, کچھ بالکل سافٹ ویئر ڈیولپمنٹ کی طرف ہیں, پھر ڈیٹا سائنس کی طرف ہیں, اور اب اے آئی کا بھی رجحان آ گیا ہے تو اے آئی ڈیولپمنٹ کی طرف بھی بہت رجحان ہے. تو بچوں کو شوق بہت ہے, لیکن ابھی کیونکہ اتنی چیزیں ہو رہی ہیں تو آئی تھنک جو سپلائی سائڈ ہے, جو پڑھانے والے ہیں, انسٹیٹیوشنز ہیں, ان کا بہت زیادہ رول آ جاتا ہے کہ ان کو نیویگیٹ کریں, ان کو مینٹرشپ پراپر دیں, اور جو بچہ جس ڈائریکشن میں جانا چاہتا ہے اس کو پراپرلی نیویگیٹ کریں. بچے ریڈی ہیں, بچوں کو نظر آ رہی ہے اس میں فیوچر ہے, اور وہ بیتاب ہیں کہ ان کو کچھ سکھایا جائے, ان کو کسی راستے لگایا جائے. دے آر ریڈی کہ ان کو کوئی نہ کوئی کام دیا جائے. بالکل صحیح فرمایا آپ نے. سلمان صاحب نے ہمیں اب دوبارہ ہمارا رابطہ جو ہے وہ بحال ہوا ہے. سلمان صاحب کیا سمجھتے ہیں اکانومک حالات, اکانومک اوور ویو کیا چل رہا ہے, کیسے کوارٹر کو جب اینڈ اپ کیا ہے تو اس میں جو نمبرز آئے ہیں, جو فگرز آئے ہیں ہمارے پاس, بڑے خاطر خواہ اضافہ دیکھا گیا ہے, تو کیسا لگتا ہے سر؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں سمجھتا ہوں موجودہ حکومت اور ان کی پوری فائنینشیل ٹیم ان کی انتھک محنت کے بعد آج الحمدللہ ہمارے میکرو اکنامکس انڈیکیٹرز جو ہیں اس میں پازیٹیوٹی نظر آ رہی ہے.
इन्फ्लेशन में नुमाया कमी वाक़ हुई है, पॉलिसी रेट नुमाया घट चुका है, हमारे रेमिटेंसेस के शानदार फिगर इस क्वार्टर के आ रहे हैं और ऑल टाइम हाई आ रहे हैं। इसी तरीके से ट्रेड डेफिसिट में और करंट अकाउंट डेफिसिट में नुमाया कमी वाक़ हुई है और कंट्रोलेबल रेंज के अंदर वो मूव कर रहा है, और दीगर बहुत सारे इंडिकेटर्स हैं जो खासी पॉजिटिविटी दिखा रहे हैं। इसके पीछे हुकूमत की अनथक मेहनत है, मुख्तलिफ ममालिक के डेलीगेशंस ने पाकिस्तान में विजिट्स भी करा है, इन्वेस्टमेंट MOUs साइन करे हैं, खुद हुकूमत जो है वो कई ममालिक का दौरा कर चुकी है और मुख्तलिफ एग्रीमेंट साइन हुए हैं, और यही वो सारी वजूहात हैं जिसकी बिना पर हमारे मैक्रो इकोनॉमिक्स इंडिकेटर्स में एक टेक ऑफ नज़र आ रहा है। सही आपने फरमाया। खासकर अगर हम आईटी सेक्टर, जो कि आज हम टॉपिक को भी डिस्कस कर रहे हैं, कितना गेम चेंजर साबित हुआ, और अगर हम स्टॉक मार्केट के हवाले से बात करें तो बड़ी हैंडफुल कंपनीज हैं और उनके रिजल्ट्स या उनकी चीज़ें जो हम देखें, उनके शेयर्स की प्राइस देखें तो काफ़ी कई सालों के अंदर, यानी कि कुछ कम ही साल हुए हैं, 4-5 सालों के अंदर हमने बहुत जल्दी से उन्हें बढ़ते हुए देखा है। तो एक तो मैं आईटी सेक्टर के जो स्क्रिप्ट्स हैं उनके बारे में भी पूछना चाहूँगी, और दूसरा ये कि आईटी सेक्टर के बारे में क्या समझ रहे हैं, इकोनॉमी के अंदर कितना इसने एक हम कह सकते हैं कि हिस्सा डाला है अपना। आईटी सेक्टर में बेमिसाल तरक्की हुई है और आज आईटी की एक्सपोर्ट बिलियंस ऑफ डॉलर की है। पिछले साल भी हुई थी, इस साल उसमें नुमाया इजाफा हुआ है और हम उम्मीद कर रहे हैं कि उसमें मजीद इजाफा होगा। हुकूमत इस सिलसिले में आईटी सेक्टर को फैसिलिटेट कर रही है, हर मुमकिन तरीके से वो तमाम सहूलतें फराहम करने की कोशिश की जा रही है SIFC के थ्रू और ख़ुद हुकूमत भी, कि जिसकी बदौलत आईटी सेक्टर में की एक्सपोर्ट में नुमाया इजाफा हो रहा है, इन्वेस्टमेंट में इजाफा हो रहा है, और आइंदा आने वाले दिनों में उम्मीद करी जा रही है कि आईटी सेक्टर की जो एक्सपोर्ट होगी वो सबसे ज़्यादा होगी आइंदा आने वाले दिनों में, क्योंकि पूरी दुनिया में एक बहुत बड़ा क्वांटम एक्सपोर्ट का हर मुल्क का आईटी सेक्टर से मुंसलिक है, जबकि हमारे मुल्क में उस लिहाज से अभी हमने वो टारगेट्स अचीव नहीं करे। हाउएवर हमारी डायरेक्शन अच्छी है, इंशाल्लाह आइंदा आने वाले दिनों में हमारे आईटी सेक्टर से एक्सपोर्ट जो है वो ऑल टाइम हाई पर होगी, सबसे ज़्यादा होने की उम्मीद है। जहाँ तक स्टॉक कैपिटल मार्केट का ताल्लुक है, यकीनन आईटी सेक्टर के स्टॉक्स में नुमाया तेज़ी नज़र आ रही है और मुसलसल हो रही है, और मैं समझता हूँ कि न सिर्फ आईटी सेक्टर बल्कि तमाम सेक्टर, जिसमें फर्टिलाइज़र सेक्टर भी शामिल है, ऑटो सेक्टर शामिल है, E&P सेक्टर शामिल है, बैंकिंग सेक्टर शामिल है, इन सब में हमने बेहतरीन तेज़ी का रुझान और इम्प्रूवमेंट देखी है, और इसमें काफ़ी अभी गुंजाइश मौजूद है। राइट, सलमान साहब आप हमारे साथ मौजूद रहें। मैं चाहती हूँ कि आईटी सेक्टर के हवाले से इतनी बात हो रही है तो हम आईटी सेक्टर की एक रिपोर्ट है हमारे पास बड़ी अच्छी सी, वो हम देख के आते हैं, फिर मजीद डिस्कशन करते हैं। सो लेट्स हैव अ लुक। दुनिया में इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का इक्तिसादी तरक्की में अहम किरदार है। दौर जदीद में साइंस और टेक्नोलॉजी के शोबे में होने वाली तरक्की ने इंसानी जिंदगी के मामूलात और तरजीहात को यकसर तब्दील कर दिया है। अब वेब डेवलपमेंट, ई कॉमर्स, डिजिटल मार्केटिंग और साइबर सिक्योरिटी का जमाना है। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के शोबे में मसनूई ज़हानत और साइबर सिक्योरिटी की मांग सबसे ज्यादा है। गुज़िश्ता माली साल के मुकाबले में रवां माली साल पाकिस्तान की इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी बरामदात में 33.64% इजाफा हुआ। पाकिस्तान में आईटी का शोबा आईटी खिदमात बरामद करके ज़रे मुबादला कमाने में अहम किरदार अदा कर रहा है, और पाकिस्तानी इस वक्त आईटी खिदमात फराहम करने में सरे फहरिस्त समझे जाते हैं। गुज़िश्ता माली साल के जुलाई में आईटी बरामदात $214 मिलियन रही थी, जबकि मौजूदा माली साल के पहले महीने में आईटी बरामदात की तरसीला $286 मिलियन तक पहुंच चुकी थी। पाकिस्तान में गुज़िश्ता चंद बरसों में आईटी इंडस्ट्री ने काफी तरक्की की है। गुज़िश्ता 5 बरसों में पाकिस्तान की आईटी इंडस्ट्री ने सालाना 22% की शरह से तरक्की की है, जो कि दीगर तमाम मकामी सनतों के मुकाबले में सबसे ज्यादा शरह नमू है। आईटी इंडस्ट्री की तरक्की की सबसे बड़ी वजह पॉलिसियों का तसलसल है। मौजूदा हुकूमत इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के शोबे से इक्तिसादी तरक्की को फरोग देने के लिए पुरअज़्म है।
वेलकम बैक। रिपोर्ट आपने देखी और वाकई जो यूथ की हम कह सकते हैं डेवलपमेंट इससे बेहतर सेक्टर में नहीं हो सकती, क्योंकि करियर चूज़ करना हमारी पूरी ज़िंदगी के लिए एक अहमियत का हामिल होता है और उसके बाद आईटी सेक्टर जैसे सेक्टर को चूज़ करना, फिर उससे इतने सारे पर्क्स हैं और आपके पास सिर्फ एक आईटी सेक्टर, इट डज नॉट मेक सेंस कि आपके पास सिर्फ एक फील्ड है। ये आईटी सेक्टर के अंदर भी बहुत सारी वैरायटी है। तो मैं याहिया से ही पूछना चाहूँगी, मोहम्मद याहिया साहब, ये बताइए कि कौन कौन सी वैरायटी है। और आजकल तो एआई का दौर है, बहुत ज़्यादा हम चैट जीपीटी इस टाइप के चीज़ें सुनते आ रहे हैं, बिल्कुल बैक टू बैक न्यू चीज़ें। कैसे आप डिफाइन करेंगे हमारे यंगस्टर्स को? मैं खासकर अगर फील्ड्स की पूरी आपको लिस्ट बताने लग जाऊँ तो शायद टाइम ख़त्म हो जाए, लेकिन बुनियादी तौर पे जो आजकल इमर्जिंग आईटी के अंदर फील्ड्स हैं उनका एक थोड़ा जिक्र कर लेता हूँ। जिस तरह आपने खुद कहा एआई है, एआई के अंदर भी फिर दो टाइप की हैं, कंप्यूटर विजन एक आ जाती है, फिर रोबोटिक्स की फील्ड आ जाती है जो दोनों एआई में आती हैं। तीसरी फील्ड आ जाती है एआई से रिलेटेड जो कि डेटा साइंस है, मशीन लर्निंग है, डेटा इंजीनियरिंग है, डेटा विजुलाइजेशन है, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट ऑलरेडी है जिसका हमें ऑलरेडी पता है, क्लाउड इंजीनियरिंग है। ये कुछ ऐसे फील्ड्स हैं जो स्पेशलाइज फील्ड्स हैं और जिसकी आजकल सब डिमांड है, सब इन डिमांड है। और इसके अलावा और भी बहुत निटिग्रिटीज़ में हम जाएँ तो अब मज़ीद बात बढ़ जाएगी, लेकिन ऑप्शंस बेतहाशा हैं और जवानों को पता भी है, यूथ को पता भी है। लैंग्वेजेस भी तो है ना कुछ, जिसकी लैंग्वेजेस के भी नाम मैं चाहती हूँ कि आप बता दें जो आजकल के लिए ट्रेनिंग के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। आई थिंक लैंग्वेजेस बेसिक अगर हम प्रोग्रामिंग की देखें तो पाइथन, जावास्क्रिप्ट, C++, ये हमेशा से थी, ये हमेशा रहेंगी। ओके। ये हमेशा से, ये अगर आप इस तरह होता है कि 2-3 लैंग्वेजेस सीख लें तो आप बाकी जो नई नई आ रही होती हैं वो आप आराम से अडॉप्ट कर लेते हैं। तो C++, पाइथन और जावा ऐसी 3 लैंग्वेजेस हैं जो तकरीबन हर चीज़ में अब एप्लीकेबल होती हैं। तो आप इनमें से 1-2 भी सीख लें तो आप गुड इनफ है फॉर अदर। अगर हम इसको आम अल्फाजों में कहें कि आपने अगर अलिफ बे पढ़ ली तो आपको उर्दू लिखना आ जाएगी, तो आपने लैंग्वेजेस पढ़ ली तो आपको आईटी में आसानी हो जाएगी। बहुत ज़्यादा। अब तो आपने एक बात की थी चैट जीपीटी की, अब तो चैट जीपीटी आपकी टूटी फूटी कम्युनिकेशन भी पिक करके आपको ठीक कर देता है। तो आपने तसव्वुर करना है, आपने थॉट्स को थोड़ा सा स्ट्रक्चर देना है, दैट्स इट। वो आपको कोड भी दे देगा, इतना आपके लिए आसान हो गया। राइट चलें जी, बड़ी आईटी सेक्टर के लिए आज मैंने कहा था कि बहुत इन्फॉर्मेशन मिलने वाली है। मैं डॉक्टर मतीउर रहमान से पूछूंगी। डॉक्टर साहब, इकॉनमी की बात हो रही है, प्राइम मिनिस्टर साहब रियाद में मौजूद हैं, अभी मौसम के हवाले से भी जो ये COP23 होगी तो फिर इसमें भी जाएंगे। क्या लगता है आपको कितना हमारे लिए जो इकोनॉमिक डिप्लोमेसी है वो इम्पोर्टेंस इख्तियार कर रही है? रीजन में बार बार मुलाकातें हैं, बार बार अपने ही हम मनसबों से मुलाकातें हैं, साइड लाइन्स में मीटिंग्स, ये तमाम चीज़ें कितनी ज़्यादा हमारे लिए, हमारे इकोनॉमिक जेस्चर के लिए और हमारे आने वाले दिनों में बिज़नेस के लिए कितना इम्पोर्टेंट है? जी यकीनन ये एक तरह का एतमाद बहाल करने वाली सारी की सारी हमारी काविशें हैं, चाहे वो हम अपनी बिज़नेस कम्युनिटी का बहाल कर रहे हों या इंटरनेशनल बिज़नेस कम्युनिटी का बहाल कर रहे हों। अब ये जो हमारी गवर्नमेंट की कोशिशें हैं कि वो कभी अभी तो OIC वाले उस इवेंट में गए हुए हैं प्राइम मिनिस्टर साहब, उससे पहले SCO बहुत बड़ा इवेंट हमारे यहाँ हुआ, और ये जो मुसलसल इनकी कोशिशें हैं ये हमारे एक तरह का पैगाम जाता है कि हमारी जो कमिटमेंट्स हैं इकनॉमिक रिवाइवल को लेके, मुआशी जो हमने एक तरह से बहाली करनी है, वो एक बड़ा अच्छा उसके लिए एक कोशिश है। और इसमें फिर इसका मतवक्को जो एक अच्छा नतीजा है वो ये है कि इंटरनेशनल कम्युनिटी से हमारी बहुत ज़रूरत है एक इन्वेस्टमेंट की, वो पूरी हो सकती है। तो इसलिए ये जो हमारे गवर्नमेंट की मुसलसल एक फॉरेन डिप्लोमेसी, जिसे आप इकोनॉमिक डिप्लोमेसी कह रही हैं, ये एक बड़ा अच्छा एक टूल साबित होगा टू अट्रैक्ट मोर एन इन्वेस्टमेंट इनटू पाकिस्तान इन कमिंग डेज और इन दिस कमिंग ईयर्स। राइट, इन्वेस्टमेंट की बात हो रही है, आईटी के हवाले से अगेन मैं पूछूंगी, लेकिन पहले मैं सलमान साहब से पूछती चलूँ। सलमान साहब, एक तरफ ये बताइए कि इन्वेस्टमेंट का जिक्र है, SIFC के थ्रू FDI का आना, और ख़ासकर जो हम अब सेक्टर्स पॉइंट आउट कर चुके हैं, 4-5 सेक्टर हैं आईटी जिसमें सर फहरिस्त है, इसके साथ साथ माइनिंग एंड मिनरल है, तो बहुत सारी चीज़ें हैं जिसके अंदर इन्वेस्टमेंट के टारगेट सेट किए गए, एग्रीकल्चर, लाइव स्टॉक एंड डिफेंस प्रोडक्शन। तो क्या लगता है आपको ये पांचों सेक्टर्स की जो इन्वेस्टमेंट के अलावा भी और भी FDI के ऊपर काम हो रहा है? रिसेंटली ब्लू इकोनॉमी पे बहुत काम हुआ है, आपने फ्रेट के पॉइंट ऑफ व्यू को देखा भी कि हमने रीजन के अंदर फ्रेट को डिस्कस करते हुए बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ निकाली। क्या लगता है सलमान साहब, हम कितना आगे जा सकते हैं? और ये 2 सालों के अंदर हमने पिछले कई सालों का कहते हैं ना सफ़र तय किया है।
جی بالکل، میں سمجھتا ہوں سب سے بڑا جو ایک کارنامہ کہہ لیں یا ایک جو ادارہ بنایا گیا SIFC کے نام سے، اسپیشل انویسٹمنٹ فیسیلیٹیشن کونسل، جو کہ سول ملٹری ہائبرڈ سسٹم، اس کے تحت انویسٹرز کو، خصوصاً فارن انویسٹر کو، لوکل بھی اور فارن بھی، ان کو درپیش تمام مسائل کو ایڈریس کرا گیا، ون ونڈو آپریشن فراہم کرا گیا، ایز آف ڈوئنگ بزنس، کاسٹ آف ڈوئنگ بزنس کو ایڈریس کرا گیا، اور وہ ہرڈلز جو ہمارے ہاں انویسٹمنٹ کی راہ میں ہمیشہ رکاوٹ ڈالتی تھیں اور انویسٹمنٹ کو ڈیلے بھی کرتی تھیں اور ملتوی بھی کر جاتی تھیں، ان کو ایڈریس کرا جا رہا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ آج الحمدللہ ہمارے ہاں انویسٹمنٹ کا کوانٹم جو ہے وہ بڑھتا جا رہا ہے۔ سر، جو موجودہ سیکٹر جیسے کہ آپ نے بتایا، اس میں ایگریکلچر سر فہرست ہے، IT سیکٹر ہے، منرلز ہیں، مائنز ہیں۔ اس سلسلے میں پچھلے 1 سے 1.5 سال میں بے تحاشا کام ہوا ہے، بے تحاشا ڈیلیگیشن پاکستان وزٹ کر چکے ہیں، کانفرنسز ہوئی ہیں، اور اس کے اوپر کافی کام باقی ہو رہا ہے۔ ریکو ڈک کی مثال آپ کے سامنے انشاءاللہ ان قریب سعودی عرب سے ہمیں امید ہے ریکو ڈک کی ڈیل جو ہے وہ سائن ہوگی، اور اس کے علاوہ ایگریکلچر میں زبردست اس میں جو ہے پروگریس کری گئی ہے۔ اس میں کافی اس کو، کیونکہ پاکستان بینگ این ایگریکلچر کنٹری، ہمارے ہاں اس کی اسکلڈ لیبر بھی اویلیبل ہے، اس کے لیے فرٹائل لینڈ بھی اویلیبل ہے، پانی بھی وافر مقدار میں موجود ہے، اور وہ تمام ایکسپرٹیز موجود ہیں، اور اس کا رزلٹ بھی بہت جلدی آتا ہے۔ اور میں سمجھتا ہوں ایگریکلچر جو اس وقت پوری دنیا کی معیشت کی بیک بون بن چکا ہے، جو نہ صرف تو سلمان صاحب، جو GCC کنٹریز میں ہم نے ایگریکلچر کے حوالے سے مارکیٹ دیکھی ہے، خاص کر ان کی فوڈ سیکیورٹی کا ذمہ اگر ہم اٹھائیں تو کتنا ہمارے پاس پوٹینشل آ جائے گا؟ کیونکہ یہ آنے والے دنوں میں پلاننگ بھی ہو رہی ہے، اور خاص کر پاکستان کا بینگ این ایگرو بیسڈ کنٹری، ہمیں تو اس چیز کی تیاری بہت پہلے سے بھی کر لینی چاہیے تھی، بٹ صحیح ہے ابھی بھی SIFC کے تھرو اگر ہم آئے تو کیا لگتا ہے آپ کو کہ GCC کنٹریز کی کتنی مارکیٹ کو ہم ٹیپ کر لیں گے؟ JCC کنٹریز تو ہیں، مگر ہمارے ہمسائے میں چائنا، جو دنیا کا سب سے بڑا فوڈ کا امپورٹر ہے اور بلینز آف ڈالر کی دوسرے ممالک سے فوڈ کی پروڈکٹس کو امپورٹ کرتا ہے، اگر اس امپورٹ میں ہماری ایکسپورٹ کا اگر 5% بھی شیئر ہے، بہت بڑا شیئر میں آپ کو بتا رہا ہوں، تو ہمارے ملک کی معیشت کہیں سے کہیں پہنچ جائے گی، ہماری ایکسپورٹ بڑھے گی، ہمارے ریزرو بڑھیں گے، ہمارے ایگریکلچر سیکٹر میں بے تحاشا ترقی ہوگی، انڈسٹریلائزیشن ہوگی، اور کہیں سے کہیں پہنچ جائیں گے۔ SIFC اس کو ایڈریس کر رہی ہے، SIFC گلف کنٹریز کو بھی، اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہے چائنا کو بھی ایڈریس کرا جا رہا ہے، اور لاکھوں ایکڑ زمین جو ہے کارپوریٹ فارمنگ کے لیے صحیح ذکر کیا سلمان صاحب، بالکل نئی پروڈکٹس ہیں، سیسمی سیڈ بہت زیادہ چائنا جانا شروع ہوا ہے، میٹ کے حوالے سے بہت زیادہ ڈیمانڈ ہو گئی ہے، اور خاص کر فشریز میں بہت کام ہوا ہے چائنا کے ساتھ۔ مزید بھی ڈسکشن کریں گے، لیکن آج کی کموڈیٹی اپڈیٹس دیکھتے چلتے ہیں۔ جب کموڈیٹیز کی ساری بات ہو رہی ہے تو آج کی جو اپڈیٹس ہیں ہماری اسکرینز پر، جسٹ ہیو اے لک۔ کموڈیٹیز ہمارے پاس ہیں، گولڈ کی پر تولہ پرائز 2,84,500 روپیز آج کی لوکل مارکیٹ میں ریٹ، جبکہ گولڈ پر 10 گرام 2,43,913 روپیز۔ انٹرنیشنل گولڈ ریٹ پر آؤنس، یہ ڈالر میں پرائز ہمارے پاس لکھی ہوئی ہے 2,670.58 ڈالر۔ آئل WTI پر بیرل 69.24 ڈالر۔ بھائی دیکھ رہے ہیں آپ کہ آئل پرائسز میں کمی آ چکی ہے، اینڈ آئل برینٹ کروڈ پر بیرل 72.85 ڈالر۔ اچھا، جب آئل پرائسز میں کمی آتی ہے تو آٹومیٹیکلی ہماری لوکل مارکیٹ پہ اس کا انفلوئنس ہوتا ہے۔ فورٹ نائٹلی جب وزٹ ہوگا تو یقیناً اس کے اوپر دوبارہ اس ریویو کو کیا جائے گا، اور اگر کمی ہوتی ہے تو انفلیشن میں آٹومیٹیکلی کمی ہوگی۔ سو ڈاکٹر صاحب، انفلیشن کے نمبرز تو ڈے بائی ڈے کم ہوتے جا رہے ہیں، خاص کر اگر ہم پالیسی ریٹ کو بھی دیکھیں لاسٹ، تو یہ بھی اسی وجہ سے، اسی کی ایک انٹر کنیکشن وے ہے، اور جب کمی کی گئی تو آٹومیٹیکلی بزنسز بھی چلے۔ کیا لگتا ہے انفلیشن مزید ڈاؤن سائڈ جائے گی؟ جی، ابھی کے جو انڈیکیٹرز ہیں ان کے مطابق تو چونکہ میں نے جیسے کہ پہلے کہا کہ اسٹیبلائزیشن کا ایک فیز ہے، تو اس میں فردر جو انفلیشن ہے وہ مزید ہمارے ہاں بھی کم ہوگی، تھوڑا سا اور اس کا نیچے آنے کی توقع کی جا سکتی ہے، تو یہ تو ایک پازیٹیو چیز ہے ہمارے آنے والے وقت کے لیے اس اکانومی لیکن میں۔ گولڈ کے پرائسز آپ دیکھ رہے ہیں تھوڑا سا ہائر سائڈ پہ جا رہے ہیں لوکل مارکیٹ میں۔ وہ گولڈ کی پرائسز کو آپ انٹرنیشنل پرائسز اور پھر وہ ڈالر کے کانٹیکسٹ میں دیکھیں تو شاید وہ وہاں پہ وہ میری رائے ہے کہ ویلیوشن تو ہماری اسٹرانگ ہے۔
रुपी वो तो है, वैल्यू लेकिन है। डॉलर अभी भी देखिए ना अराउंड 280 रुपीस अभी अभी भी चले वो मौजूद हम है। जब लास्ट में अभी अपडेट्स देखेंगे ना करेंसी के, तो फिर उसमें जी, जी। बताएंगे आपको कि तो वो डॉलर फिर कितने का गोल्ड है। जो है वो थोड़ा सा उससे मुंसलिक होता है, लिहाजा इसीलिए वो शायद आपको ज़्यादा इस वक्त नज़र आ रही है उसकी प्राइस। चलें, लोकल मार्केट में तो वैसे भी फ्लक्चुएशन चलती रहती है। मैं मोहम्मद याया से पूछूंगी, प्लीज़ मुझे ये बताइए कि एक सवाल जो हम काफ़ी देर से बात करते हुए मेरे जहन में आ रहा था, जब किसी भी चीज़ के कुछ प्रॉज होते हैं तो कुछ कॉन्स भी होते हैं। अगर यंगस्टर्स बहुत ज़्यादा फ्रेंडली हैं आईटी से, तो क्या जैसे सिक्योरिटी के अब अगर हम जिक्र करते हैं तो साइबर सिक्योरिटी भी एक सब्जेक्ट है इसके अंदर, तो क्या इसके कॉन्स हैं, या यंगस्टर्स को कौन सा साइड देखना चाहिए, किसी ना किसी तरीके से आईटी सेक्टर से फ़ायदा उठाना चाहिए, क्योंकि हम अगर इसके ड्रॉबैक्स में जाएंगे तो फिर हम नुकसान उठाएंगे। तो आप ज़रा उनको भी ये बताएं और ये वाजे करें कि इसके फ़ायदे क्या हैं। मैं कॉन्स का वर्ड नहीं यूज़ करता, चैलेंजेस का वर्ड बेहतर होगा। अब देखें, इमर्जिंग फील्ड है तो ऐसा ना हो कि हमारे यंगस्टर्स को एक थोड़े से लेवल पे जाके वो समझें कि सक्सेस अचीव हो गया और वहाँ रुक जाएं। हमने रुकना नहीं है, अगर रुक गए तो फिर मसला है। अभी काफ़ी सक्सेस मिल गई है लेकिन अपॉर्चुनिटीज़ बेइंतहा है, तो ये एक बहुत बड़ा चैलेंज हो सकता है कि हमारे यंगस्टर्स मज़ीद जो सक्सेस है उसके पीछे ना जाएं। एक तो ये बात होगी, जनरल सी बात है। दूसरी, आपने साइबर सिक्योरिटी का एक वर्ड यूज़ किया। साइबर सिक्योरिटी एक ओवरऑल इंडस्ट्री का चैलेंज है। अच्छा, ये एक स्किल सेट पॉइंट ऑफ व्यू से भी चैलेंज है कि हमें साइबर सिक्योरिटी एक्सपर्ट्स मज़ीद चाहिए। मैं थोड़ा सा कॉन्टेक्स्ट भी दे देता हूँ SIFC का, क्योंकि काफ़ी जिक्र हो रहा है। तो SIFC से हमें काफ़ी ज़्यादा डिमांड है ये साइबर सिक्योरिटी की तरफ से भी कि साइबर सिक्योरिटी एक्सपर्ट्स चाहिए, होने GCC चाहिए। में भी चाहिए। तो पाकिस्तान के पास एक चैलेंज भी है और एक अपॉर्चुनिटी भी है कि यहाँ वो एक्सपर्ट्स प्रोड्यूस कर सकते हैं साइबर सिक्योरिटी के लिए जो दुनिया को चाहिए हो। तो हमें इसको अच्छा, as an- सबसे ज़्यादा जी। डिमांड किस कंट्री में पूरी दुनिया में, अगर पाकिस्तान से देखी जाए, और पाकिस्तान के तमाम जो एंटरप्रेन्योरशिप या फ्रीलांसर जो हैं वो किस कंट्री को ज़्यादा टारगेट कर रहे हैं? आई थिंक ग्लोबली US की सबसे बड़ी मार्केट है रिगार्डलेस। तो US बाय फार IT पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी ज़्यादा है, लेकिन अब क्योंकि दुनिया में बाकी इकॉनमीज़ भी इमर्ज हो रही हैं, तो इमीडिएटली अगर हम देखें तो US के बाद भी सऊदी अरब बहुत बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी हमारे Because लिए of लेकर आ Neom रहा है। City। काफ़ी तरह की सऊदी अरब का ये एक दो दिन पहले ही उन्होंने अनाउंस किया 100 बिलियन का फंड फॉर AI डेवलपमेंट ओनली। वो AI का पूरा इकोसिस्टम 100 बिलियन का करना चाह रहे हैं, उसमें इन्वेस्ट। तो हमारे पास एक नियर बाय कंट्री में इस्लामिक कंट्री है, उसके साथ हमारा अपॉर्चुनिटीज़ बहुत ज़्यादा हैं इस वक्त। तो हमें वहाँ की तरफ भी थोड़ा सोचना पड़ेगा। अभी हमारा प्रीडोमिनेटली US टिल्टेड IT सेक्टर है, लेकिन ये जो एक और अपॉर्चुनिटी आई है थ्रू SIFC भी हम कह सकते हैं, उनकी वजह से भी गेटवेज ओपन हुए हैं, तो यहाँ पे फोकस किया जा सकता है। यस, बेस्ट ऑफ लक टू आईटी सेक्टर कि आपके पास इतनी बड़ी अपॉर्चुनिटी मौजूद है। अब आइडिया ये है कि आप कितनी उसमें से इन्वेस्टमेंट ले पाते हैं और कितनी मार्केट को टारगेट कर पाते हैं। मैं सलमान साहब से पूछूंगी। सलमान साहब, आपने कमोडिटी रेट्स देखे, क्या लगता है आपको कितना जो एक इंटरनेशनल इम्पैक्ट है वो लोकल मार्केट पे आएगा, और इससे हमारी स्टॉक मार्केट क्या इम्पैक्ट लेगी? नहीं जी, मैं समझता हूँ कि हमारी इंपोर्ट बिल का सबसे बड़ा हिस्सा क्रूड ऑयल है और उसमें अल्हम्दुलिल्लाह वो नीचे आ रहा है। और हमेशा इन्फ्लेशन का बुनियादी अंसर जो है उसमें वन ऑफ द मेजर फैक्टर क्रूड ऑयल होता है। इसका यकीनन बेनिफिट होगा। सबसे डायरेक्टली असर इन्फ्लेशन पर पड़ता है जितनी पेट्रोल प्राइसेस घटती हैं, और जब पेट्रोल प्राइसेस नीचे आती हैं तो तमाम चीज़ों पे इसका इम्पैक्ट जाता है। तो सबसे पहली चीज़ जो इसमें जो पॉजिटिव होगी पाकिस्तान के लिए, और जो हो रही है, मुसलसल हो रही है, इन्फ्लेशन में मजीद कमी वाक़ई होगी। और आइंदा आने वाली पॉलिसी, अभी पिछले दिनों जो 5 नवंबर को जो पॉलिसी रेट 2.5% कम होता है, इंशाल्लाह हमें यकीन है कि इतना ही मजीद आइंदा आने वाली पॉलिसी में कम होगा, और ये हमारी मईशत के लिए बहुत बेहतर साबित होगा। इसके साथ साथ दीगर तमाम कमोडिटीज, क्योंकि पाकिस्तान इंपोर्ट ओरिएंटेड कंट्री है, ये जहन में रखा जाए, हम एग्रीकल्चर प्रोडक्ट से लेकर और तमाम चीज़ें इंपोर्ट करते हैं। और अब दुनिया में काफ़ी दिन से एक दोबारा गिरने का सिलसिला शुरू हुआ है, और उसका मेजर बेनिफिशियरी अगर कुछ इस दुनिया में कुछ अगर कोई ममालिक होंगे तो उसमें एक पाकिस्तान सर फहरिस्त है। और मैं समझता हूँ जो अमेरिकन इलेक्शन हुए हैं उसके वहाँ पर भी फेडरल रिजर्व ने इंटरेस्ट रेट घटाया है। इंग्लैंड में भी फेडरल रिजर्व ने वहाँ के स्टेट बैंक ने जो है इंटरेस्ट रेट घटाया है, पॉलिसी रेट को घटाया है। तो पूरी दुनिया में इन्फ्लेशन में कमी का सिलसिला वाक़ई हो रहा है, और कमोडिटी प्राइसेस ये मजीद नीचे आएंगे, और जितना ये नीचे आते जाएंगे हमारे मुल्क की मईशत उतनी ही बेहतर होती जाएगी। राइट,
फ्लेक्सिबिलिटी पूरी दुनिया में देखी जा रही है। वेल, थैंक यू सो मच सलमान साहब हमारे साथ मौजूद थे। तमाम ग्लोबली ही बात हो रही है, तो अभी करेंसी हम एक्सचेंज रेट्स देखते चलते हैं कि आज की मार्केट में अपडेट्स क्या हैं और आज के करेंसी जो रेट्स हैं वो क्या क्या हैं। सो वी हैव योर करेंसी रेट्स। यूरो सबसे पहले 297.7 पे बाइंग देखी गई, जबकि 298.24 पे सेलिंग देखी गई। यूके पाउंड बाइंग रही 358.77, सेलिंग देखी गई 359.41। यूएस डॉलर बाइंग रही 277.65 एंड 278.15 पे सेलिंग देखी गई। मतियुर रहमान साहब, आप देख सकते हैं, आप डॉलर जो है वो अभी बिल्कुल हमारी करेंसी स्ट्रॉन्ग जा रही है अगेंस्ट डॉलर। चाइनीज वॉन बाइंग देखी गई 38.99, सेलिंग वॉज 39.06। जी ये थे करेंसी अपडेट्स हमारे पास। मैं डॉक्टर साहब से ही पूछती हूँ, डॉक्टर साहब आपने करेंसी अपडेट्स तो देख लिए, सो डॉलर अब क्या लगता है कि फर्दर कोई एप्रिसिएशन देखी जाएगी, क्योंकि वहाँ भी प्रेसिडेंशियल इलेक्शन हुए हैं, कुछ इनिशिएटिव गवर्नमेंट की जानिब से लिए जा सकते हैं, जैसे कि अभी सलमान साहब ने कहा कि उन्होंने भी अपने रेट जो है वो थोड़े से फ्लेक्सिबल किए हैं पॉलिसी के हवाले से। तो फेड ने जब रेट कट किया है और भी यूके के अंदर भी ये हुआ है, तो क्या इम्पैक्ट आएगा हमारी करेंसी पे, या हम भी अभी ज़रा ग्रोथ की तरफ हैं? नहीं, मेरा ख्याल है कि हमारे यहाँ जो मेरी राय है कि करेंसी जो है वो स्टेबलाइज्ड रहेगी। वो जो रोज़ का थोड़ा बहुत आधे रुपए 1 रुपए का प्लस माइनस है वो तो शायद चलता रहे, लेकिन ओवरऑल जो बहुत ज़्यादा इसमें तब्दीली है वो नहीं आएगी। इन द कमिंग डेज़ और कमिंग मंथ्स हमारी करेंसी एक्सपेक्टेड है, मतवक्को है कि वो एक तरह से स्टेबल ही रहेगी, इसी जितने पे इस वक्त है इसी के प्लस माइनस में वो चलेगी, क्योंकि इकोनॉमिक इंडिकेटर्स पूरी दुनिया इस वक्त स्टेबलाइजेशन के फेज़ में है जी। पिछले 2 सालों में पूरी दुनिया ने, आप देख लीजिए, बड़े बड़े इन्फ्लेशन रेट्स को झेला है। वो सिर्फ हमारी इकोनॉमी नहीं, हम पाकिस्तान वाले समझते हैं कि यहाँ बहुत इन्फ्लेशन हुई है। अगर आप कनाडा के रेट्स देखें, आप यूके वालों को देखें, इवन द यूएस वालों को, आप जो आपके जानने वाले हैं, यूएस में कितनी अनएम्प्लॉयमेंट जनरेट हुई थी लास्ट, आपको याद होगा, पूरी दुनिया ने इसको झेला, तो पूरी की पूरी दुनिया इस वक्त स्टेबलाइजेशन के फेज में है, तो वी आर आल्सो वन ऑफ दोज। तो ओवर द टाइम अभी तो हमारे यहाँ भी जो इन्फ्लेशन रेट्स हैं और जो डॉलर रेट्स हैं, ये सब काइंड ऑफ स्टेबिलिटी ही रहेगी। और फिर दूसरी बात ये कि हमारी पॉपुलेशन इंक्रीज हो रही है, तो हमारी जो ग्रोथ है वो एब्जॉर्ब हो रही है, ये भी देखना उसमें फिर जरूरी जैसे है। आपने आईटी सेक्टर की बात की है कि अब देखिए ना, आईटी सेक्टर जो ग्रोथ है वो आपको, अब एक स्टडी के मुताबिक पाकिस्तान में तकरीबन 25,000 सालाना आईटी का ग्रेजुएट निकलता है। तो चूंकि इस सेक्टर की ग्रोथ अच्छी हो रही है तो वो उसमें कंज्यूम हो रहा है। आपके यहाँ 12-13 हज़ार कंपनियां हैं आईटी रिलेटेड पाकिस्तान में रजिस्टर्ड, और अनरजिस्टर्ड भी होंगी, और वो जो इनफॉर्मली जो बच्चे ऑनलाइन बिजनेस कर रहे हैं वो तो आप देख लीजिए, और जो फ्रीलांसर जो रजिस्टर्ड है, मैं उनकी बात कर रहा हूँ। ठीक है, आपका जो आईटी इंजीनियर है तकरीबन 6 लाख से ज़्यादा है इस वक्त पाकिस्तान में जो आईटी इंजीनियर है। तो ये सेक्टर जो है ये आपका बड़ा अच्छा एक अब्जॉर्बिंग, चूँकि इसकी ग्रोथ अच्छी है ना, तो इसमें जो सप्लाई साइड जो आप कर रही हैं, पॉपुलेशन जो स्टूडेंट इसमें आ रहे हैं उनके लिए एक इस सेक्टर में अब्जॉर्प्शन कैपेसिटी मौजूद है, बहुत मौजूद है, तो वो फिर उससे ज़रा एक अच्छा लेके आपको इकोनॉमिक स्टेबिलिटी और उधर ले जाएगा। बिल्कुल। लास्ट सवाल मैं मोहम्मद याया साहब से करूंगी कि जो जैसे इन्होंने कहा डॉक्टर साहब ने कि बहुत ज़्यादा कैपेसिटी मौजूद है आईटी सेक्टर के अंदर, यंगस्टर्स को क्या राय देंगे, खासकर वो लोग जो आपको देख रहे हैं, जो चाहते हैं अपना करियर बिल्ड करें और फ़ौरन से आईटी के अंदर आ जाएं, इंतज़ार ना करें कि उन्हें मास्टर्स करना है उसके बाद आईटी में आना है, क्या एज होनी चाहिए उनकी कि वो अपना करियर काउंसलिंग करें आईटी सेक्टर के अंदर? एक छोटी सी चीज़ ऐड करता जाऊँ इंटरेस्टिंगली, आप किसी भी सॉफ्टवेयर हाउस से पूछेंगे ना, वो कहेंगे भाई हमें बंदे नहीं मिल रहे, क्योंकि इतनी ज़्यादा मार्केट में कैपेसिटी है हायरिंग की कि जो रिसोर्स है वो शॉर्टेज है, हमें ज़्यादा चाहिए। और तो आपका अगला सवाल कि क्या मोटिवेशन होनी चाहिए, क्या उनको डायरेक्शन देनी चाहिए, किस एज पे सीखना चाहिए, आई थिंक इसकी एज कोई भी नहीं है। जब वो कंप्यूटर इस्तेमाल करना सीख सकते हैं 13-14 साल की एज से। ना करें सर, वो तो फिर हमारे छोटे छोटे बच्चे जो हैं वो भी अब मोबाइल से काफ़ी फ्रेंडली है, गैजेट फ्रेंडली है। नहीं, प्रोग्रामिंग जो है इस वक्त अब स्कूल्स में काफ़ी ज़्यादा में इंट्रोड्यूस कर दी गई है, सिलेबस में आ गई है, और आपको बहुत अच्छे अब जो है ना डेवलपर्स यंग एज में मिलना शुरू हो जाएंगे। इसकी कोई एज लिमिट नहीं है, यू कैन स्टार्ट टुडे राइट नाउ। कंप्यूटर आता है इस्तेमाल करना, मोटिवेशन है, आप फिर भी क्या एज होनी चाहिए, अप्रोप्रिएट एज क्या होनी चाहिए? देखिए, स्किल के लिए आई थिंक आप को कुछ बेसिक चीज़ें अगर आपको आती हो, मिसाल के तौर पे अगर आपकी मैथ बेसिक अच्छी हो, स्टैटिस्टिक्स अच्छी हो, लॉजिक एंड क्रिटिकल रीजनिंग अच्छी हो, वो आई थिंक 15-16 साल तक की एज में एक नौजवान की बन जाता है माइंड फ्रेम।
اس کے بعد دے کین جمپ اور یگسٹرز کے پاس ٹائم بھی بہت زیادہ ہوتا ہے. بالکل ڈاکٹر صاحب آپ کچھ ایڈ کر رہے تھے پلیز. جی میں یہ کہہ رہا ہوں کہ اب تو جو پروگرامنگ وغیرہ ہے یہ تو ہمارے اسکولوں میں سلیبس میں آ گئی ہے. گریڈ 2 3 4 سے وہ بچوں کو پڑھانا شروع ہو گیا اس کے بیسکس. وہ صرف ان پٹ اینڈ آؤٹ پٹ ڈیوائسز نہ پڑھائیں نا. نہیں وہ پروگرامنگ کے حوالے سے ہی پڑھائیں. لیکن میری بیٹی گریڈ 2 میں وہ پروگرامنگ بیسک لیول سیکھ رہی ہے. جی تو اب تو یہ بڑا کامن ہو گیا ہے ہمارے میں. تھینکفلی یہ ایک اچھا ٹرینڈ ہے. تو اوور آل یہ چونکہ اچھی بات میں نے جیسے کہ پہلے کہا کہ سیکٹر ابزارب کر رہا ہے نا ہر آنے والے نئے ریسورس کو, تو ان امپلائمنٹ کم ہے اس سیکٹر میں, تو اچھی اپرچونیٹیز ہیں. آپ کو پاکستان میں ملے نہ ملے آپ کو انٹرنیشنلی بڑا اچھا کام مل جاتا ہے, ویدر تھرو آپ فری لانس لیں یا کسی کمپنی کے ساتھ منسلک ہوں. تو یہ اٹس اے ویری گڈ نیوز کہ ہمارے ہاں یہ سیکٹر ایک اچھا. ایک منٹ کی اجازت تو میں ایکسپلین جلدی سے کر دوں. یہ جو میں فیوچر کو دیکھ رہا ہوں, فیوچر میں یہ سیکٹر مسٹ ہو جائے گا. جیسے ہم اسکول میں کریکولم میں میتھ پڑھتے ہیں, یہ اگر آپ کو لیٹ سے بیسک پروگرامنگ نہیں آئے گی فیوچر میں, فیوچر اسکل سیٹس میں, تو آپ شاید پیچھے رہ جائیں کسی بھی سیکٹر میں ہوں. اچھا جو پروگرامنگ آپ نے کہا کہ ہمارے اسکول کے کریکولم میں ایڈ ہو گئی ہے, تو کیا لگتا ہے کہ یہ ہم نے لیٹ تو نہیں کیا, مینس کہ دس از دا رائٹ ٹائم ٹو ایڈ ان دی کریکولم؟ آئی تھنک ہم بہت لیٹ ہیں دنیا کے لحاظ سے. اچھا یہ لیکن چلیں لیٹ آ گئے مگر آ تو گئے نا. لیکن ہم نے ایکسپینڈ کرنا ہے اور ان نوجوانوں کو جن کے پاس ابھی تک یہ نہیں ہے, کیونکہ یہ ابھی بھی تھوڑا سا ہمارے ایجوکیشن سسٹم میں ہے ان ایکویلٹی. ہمیں ہر گاؤں محلے تک اس کو لے کے جانا ہے, یہ ہمارا ایم ہونا چاہیے. چلیں جی, یہ تو بڑی ایک انڈیبیٹیبل ہم کہہ سکتے ہیں کہ آج انہوں نے یہاں پہ بند کی ہے بات, اور اس کے بعد جو ہے وہ مزید ڈسکشن جو ہے وہ جاری نہیں رہ سکتی, کیونکہ آئی ٹی سیکٹر جو ہے وہ واقعی گیم چینجر ہے. تھینک یو سو مچ محمد یاس صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے. ڈاکٹر متی الرحمان صاحب آپ کا بہت بہت شکریہ, آج آپ تشریف لائے دونوں حضرات. آج کے دن ہم نے ڈیٹیل ڈسکشن کی آئی ٹی سیکٹر کے اوپر, گیم چینجر ان اے سینس کہ ہماری اکانومی کے حالات جو کہ ایک ہم کہہ سکتے ہیں کہ وہ پرسیپشن کے حالات بہتر نہیں ہوں گے, تو آئی ٹی سیکٹر کی جو ترقی یا آئی ٹی سیکٹر کی جو تیاری دیکھی جا رہی ہے تو ایسا لگتا ہے کہ چینج ہوں گے, بلکہ بہت جلد چینج ہو جائیں گے. اسی نوٹ پہ پروگرام کو وائنڈ اپ کریں گے. آج کے دن ہم نے اس پہ کافی ڈسکشن کی ہے. دیٹس اٹ, اجازت دیجیے, اللہ حافظ.